हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टी12 के एक नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे ब्रेक का पार्ट थर्ड मतलब फोर्थ, सॉरी जो आपका फोर्थ चला था पार्ट डी आज हमको देखना है। इससे पहले हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या देखा था। सॉरी इतने दिनों से हम मतलब एग्जाम देने गए हुए थे तो उसका ही थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसके चक्कर में आपके पास वीडियो नहीं आ रहा था। घबराइए नहीं, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरा। हम आपको बताना चाह रहे थे कि मतलब पीछे जितने भी हमने पार्ट पढ़े हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। देखिए एग्जाम देने गए थे तो वहीं का एक इंसिडेंट बताते हैं, मतलब कि हमारे साथ जो वहाँ पे एक घटना हुआ था वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। हम एग्जाम देने गए थे ना, तो मेरे साथ एक लड़का था, ठीक। वो हमेशा मुझसे बस यही पूछते गया था कि भाई एग्जाम देने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो। हम बोल रहे थे हाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हो, हाँ। तो आखिरी में बस इतना ही पूछा वो हमसे कि भाई हम बहुत बार दिए, हमसे एग्जाम निकल ही नहीं रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो वो मतलब इतना इमोशनल हो गया था, हमको लग रहा था कि इमोशनल काहे हो रहा है। तो वही बस ये था कि हम जिस शहर से जा रहे थे तो उसी शहर से वो भी जा रहा था। वही कंटिन्यू बातचीत करते करते टाइम पास भी हो गया, वो चला भी गया, हम भी एग्जाम दे के आ गए। वापस आने वक्त भी वो हमको कॉन्स्टेंट देखे कि वो हमको मिल गया और हमारे सीट के बगल में बैठ गया आके। क्या कहें जर्नी का जर्नी ही हो गया पूरा। तो लेकिन फिर देखिए, इससे आपको एक चीज़ सीखना चाहिए कि अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है कि आपने एग्जाम कितनी बार अटेम्प्ट किया, एग्जाम के प्रिपरेशन आपने कैसे किया वो जरूरी है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए, आप खुद भी पढ़िए कि जो हम पढ़ा रहे हैं फ्री में चल रहा है आपका, आराम से कंटेंट इसको देखिए, समझिए, सब कुछ कीजिए, ठीक। चलिए हम लोग अपना देख लेते हैं कि पिछले वीडियो हमने क्या क्या देखा, तो उसको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियोस में हम हार्मफुल प्रॉपर्टी देख रहे थे, किसका, ब्रेक का। तो हार्मफुल प्रॉपर्टी देख रहे थे हम ब्रेक का हार्मफुल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियोस में ये जानने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ब्रेक का पार्ट डी। और हाँ देखिए, हम आपको बता रहे थे ना पिछले में कि टिम्बर लेके आएंगे, टिम्बर नहीं लेके आएंगे, हम आपको यहाँ से फोर्थ यूनिट मतलब स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए एक पॉइंट इसका सेकंड का, एक पॉइंट फोर्थ का, दोनों मिला के चलेंगे तो आपको जल्दी सिलेबस शायद खत्म हो जाए। देखिए टिम्बर क्योंकि इसी का पार्ट हो जाएगा तो फिर आपको इसका नोट्स बनाएगा कि उसका नोट्स बनाएगा, आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। इसलिए आपको लेक्चर मतलब यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे ताकि आपको दोनों का सेपरेट समझ में आता रहे, ठीक। तब तक हम इसमें देख लेते हैं। हम देखने क्या देखा था, हमने देखा था कि हार्मफुल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। उससे पहले हमने देखा था कि ब्रेक क्या है, ठीक। तो ब्रेक हमारा क्या था, तो ब्रेक हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसको हम किसको, तो क्ले को मोल्डेड करके, मोल्ड मतलब क्या होता है, तो बनाना होता है, MOULD। मोल्ड मतलब क्या होता है, तो बनाना होता है, बनाना या ढालना। मोल्ड मतलब बनाना या ढालना। ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक था जिसको हम किसमें, तो भट्टी में डाल के रेड कलर इसको प्रदान करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसका स्टैंडर्ड साइज कितना बताया था हमने, तो 19x19 यहाँ पे सेंटीमीटर था लंबाई इसका ब्रेथ था 9 और ये थिकनेस इसका भी था या हाइट बोल सकते हैं उसको, वो भी कितना था, तो 9 सेंटीमीटर था। फिर इसके ऊपर जो एक यहाँ पे छेद बनाया था उसको हमने क्या बोला था, तो इसको हमने फ्रॉक बोला था। इसका फ्रॉक का डायमेंशन कितना था, तो 10x4x1 या 2 तक जाता है जनरली, ठीक। इसमें क्या क्या होता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है और इसका दूसरा पर्पस क्या होता है, तो दो लेयर का मतलब ब्रेक का दो लेयर होते हैं, उन दोनों को आपस में होल्ड करने का काम करता है, यानी कि कीप परफॉर्मिंग होता है, यही इसका काम था। उसके बाद हमने क्या देखा, तो उसका कंपोजिशन हमने देखा था। कंपोजिशन मतलब ब्रेक में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, तो उसका हमने आपको ट्रिक बताया था, सलीम हमने आपको ठीक बताया था। इसमें एस का मतलब सिलिका था, ए का मतलब एल्यूमिना था, एल का मतलब लाइम था और आई का मतलब आयरन ऑक्साइड था, एम का मतलब मैग्नीशिया था। देखिए इसका कितना था, तो 50 से 60%, इसका 20 से 30%। लाइम का देखिए वहां पे हमने आपको लिखवाया था ना, उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये 1 to 5% था, 1 to 5% था। आयरन ऑक्साइड 3 to 8%। अब मैग्नीशिया लेस देन 1% कर लीजिएगा, लेस देन 1%, ठीक। सॉरी मतलब वहां पे गलती से दिमाग से निकल ही गया था ये चीज, लेकिन ये चीज हम स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग आपको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम आपको बता देते, ये मत सोचिएगा कि हमने आपको बता दिया उसके बाद भी हम नहीं पढ़ते, हम वापस उस कुछ चीज को देखते हैं कि आपको और ज्यादा कहाँ से हेल्प मिल सकता है, कितना ज्यादा अच्छा डाटा वाला चीज नहीं है ये सब, तो इसको सुधारने की कोशिश करवाते रहते हैं आपको। तो लाइम का सुधार लीजिएगा 1 to 5%, 3 to 8% था शायद इसका, या 1 to 8% था। आयरन ऑक्साइड को उतना अच्छा से याद नहीं है लेकिन बता देते हैं। फिर मैग्नीशिया का कितना था, तो लेस देन 1% था, ये चीज आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने हार्मफुल प्रॉपर्टीज देखा था। देखिए फिर सिलिका का क्या काम था, सिलिका का जो मेन कंपोनेंट होता है यही हमारा फ्यूज करने का काम करता है। एल्यूमिना उसमें साउंडनेस या प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ब्रेक को हम किसी भी साइज और शेप में परिवर्तित कर सकते हैं, ब्रेक के लिए जो क्लिप बनाए उसको। फिर लाइम क्या था, तो लाइम सिलिका को फ्यूज होने का दे रहा था, यानी कि उसके दो पार्टिकल का आपस में बाइंड होने का मौका दे रहा था। ये उसका कितना, तो 1150 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाता है।
फिर आयरन ऑक्साइड क्या था तो उसमें रेडिस कलर और स्ट्रेंथ और टफनेस ये दे रहा था। मैग्नीशियम क्या था तो ये येलो कलर देता था और साउंड ने टफनेस देता था ये, और ये हार्डनेस देता था आयरन ऑक्साइड। ये चीज हमने देखा था। फिर लाइम हार्मफुल प्रॉपर्टी में क्या देखा था हमने, तो लाइम देखा था, पेबल ग्रेवल देखा था, फिर उसके बाद उसमें एल्कलाइज देखा था, ऑर्गेनिक मटेरियल देखा था, और एक और चीज क्या था बताइए जल्दी जल्दी आप सब। और एक और चीज क्या था, तो आयरन पायराइड था, आयरन पायराइड था, उसमें भी आयरन पायराइड था। तो इसमें क्या बताया था, इसमें हमने आपको बताया था कि लाइम अगर जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है, लैंप अगर जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है तो वो मॉइस्चर कंटेंट करने वाला लेता है। आयरन पायराइड भी वही काम करता है, एल्युमिना, तो ये मॉइस्चर कंटेंट करके इन्फ्लुएंस आपको प्रदान करता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल लेता है वो अच्छा से बर्न होने नहीं देता है। आयरन पायराइड का भी वही काम था। तो यही था, मतलब छोटा छोटा पेबल था ये, सॉरी पेबल्स का मतलब दो पार्टिकलों के बीच में आ जाएगा तो वहाँ पे क्रैक्स उत्पन्न करने ले जाएगा। तो यही सब छोटे छोटे चीज था जो हमने आपको बताया था। इसका पूरा फुल वीडियो आप देखना चाहते तो हमारे पिछले पार्ट को जाके देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो उपलब्ध है। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि वे इसका फायदा उठा सकें। और वहाँ पे हमारे जो सेम्प्रेशन ये सब का था वो भी है। और देखिए वहाँ पे हमने जो हिंदी का पहले पढ़ाया है, अच्छा नहीं होगा वो वीडियो पर फिर भी हिंदी का जो हमने आपको पहले पढ़ाया है वो वीडियो भी हम अनलॉक कर दिए हैं, ताकि जो भी बच्चे अभी 10th देंगे उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ये देखिए ये सब फ्री का चल रहा है। और हाँ, आपको एक चीज़ बताएं, एक बहुत अच्छा ऑफर मिला था हमको, हम बता देते हैं आपको। ऑफर मिला था कि हाँ आप आइए सर हमारे पास, हम आपको 15,000 रुपये देंगे, लेकिन आप जो फ्री कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो बंद कर दीजिए। लेकिन हम अभी मोटिव पैसा कमाना नहीं है, इसलिए हमने उनको साफ साफ मना कर दिया कि नहीं सर हम पैसा नहीं कमाना चाहते, इसलिए 15,000 का जो ऑफर है हम उनको ठुकरा दिए। हम देखिए आपके लिए पढ़ाना चाहते हैं, फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इधर दूर दूर तक फैलाएं, ताकि अच्छा से अच्छा बच्चा जो लेके नहीं पढ़ पाता, कम से कम एक सब्जेक्ट तो उसका क्लियर होगा ना, वो पढ़ ले इससे आके कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये सब हम आपको बता रहे थे। आज हमारा टॉपिक क्या है, तो आज हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, मतलब ब्रिक को कैसे बनाया जाता है। ठीक, यानी कि हमारा जो, अब इसको हमने क्या नाम दिया था, तो एक बॉडी नाम दिया था। तो बॉडी को हम किस किस प्रकार बनाते हैं। बॉडी में देखिए हमारा बोन होता है, मतलब हड्डी होता है, हड्डी के बाद मांसपेशियां होते हैं, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गन से मिलकर फिर एक तंत्र बनता है, फिर उस तंत्रों का अलग अलग प्रकार से मिलकर हमारा बॉडी बनता है। तो उसी प्रकार इसमें कौन कौन से स्टेज है, इनके किन किन तरीके से ब्रिक को हम बना सकते हैं। तो वो जो हम केमिकल कंपोनेंट्स पढ़ा रहे थे वो कहाँ कहाँ यूज होंगे, क्या चीज़ है, उनका फंक्शन, ये सब कुछ मतलब हम जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक मतलब जनरली ब्रिक को हम लोग कैसे बना रहे हैं। ठीक, ये चीज हमको देखना है। ठीक, अरे नहीं भाई वैसा नहीं है। ठीक, वैसा नहीं है, हम आपको बस बता रहे हैं ना कि हम एग्जाम देने गए थे तो हम क्लास बीच में बंद किए हुए थे, वरना तो आपके पास रोज एक वीडियो लगभग लगभग पहुंच ही नहीं जा रहा था। भाई क्या है यार, ऐसे काहे करते हो तुम सब। देखो एक कमेंट किया था तो उसी पर बोल रहे थे हम लोग कि ऐसे काहे करते हैं। ठीक, ऐसे ना किया करो यार। दूसरा बच्चा जो आपको चक्कर में नहीं पढ़ पा रहा, जो पढ़ रहा है, मतलब पढ़ने वाला सीरियसली बताए, वो आपके चक्कर में नहीं पढ़ पाएगा। क्यों आप झूठ में उसका क्लास बर्बाद कर रहे हो। आप खुद नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम उसको पढ़ने दीजिए ना। गजब हाल करते हैं आप सब यार। चलिए हम लोग आज क्या देख रहे थे, हम लोग आज देख रहे हैं हर मतलब कि ब्रिक का जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक वो क्या क्या होता है। तो पहले आप टॉपिक ही डाल लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक यानी ब्रिक को हम किस प्रकार बना सकते हैं, क्योंकि उसका कौन कौन सा स्टेज है ब्रिक का। देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि जो हम स्टैंडर्ड साइज आपको बता रहे थे ना 19x9x9, तो उस स्टैंडर्ड साइज को प्राप्त करने में हमको कौन कौन से स्टेप का जरूरत होता है, उसके उन स्टेजों को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में कंसिडर किया जाता है। ठीक, ब्रिक हम लोग को जनरली पता है कि मिट्टी से बनता है या क्ले से बनता है, क्ले या मिट्टी वही होगा। तो उस क्ले को हम क्या देखें, क्ले में हम क्या क्या देखें, तो ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होने चाहिए, कि घास फूस नहीं होना चाहिए, उसको हम साफ कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो घास फूस हटाने के बाद था क्या, तो उसमें पेबल्स या गिट्टी ये सब नहीं रहने चाहिए, तो वो भी हम साफ करेंगे। या कोई भी केमिकल का मतलब कंपोजिशन ज़्यादा है मात्रा, तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। किसी का कम है तो उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रकार रहेगा। फिर उसका जो शेप है उसको देंगे। शेप देने के बाद फिर थोड़ा सा सुखाने का काम करेंगे, ताकि आप शेप दिए हम गीला मिट्टी है तो उसमें जाएगा डायरेक्ट भट्टी में, तो वो ज़्यादा ही मतलब तुरंत ही एक एब्जॉर्ब ना वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, नहीं कि तुरंत बाष्पीकृत हो जाएगा, तो उसे क्रैक आ जाता है किसी भी चीज़ में। नहीं तो आप करके देखिएगा कि मिट्टी लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक, उसको थोड़ा सा लीजिएगा, उसको गीला करके, गीला रहेगा ना तुरंत उसी समय आप उसको जलाने की कोशिश करिएगा। देखिए तुरंत जलेगा ना तो तुरंत का तुरंत उसमें क्रैक आ जाएगा। यानी तो फिर एक और मिट्टी लीजिएगा, ठीक, उसको थोड़ा सा सुखाइएगा, थोड़ा देर उसको जो भी शेप देना वो शेप देने के बाद थोड़ा देर सुखाइएगा, उसके बाद गर्म कीजिएगा, तो पक के तैयार हो जाएगा। तो यही मतलब थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए ड्राइंग प्रोसेस इसमें एक छोटा सा प्रोसेस और ऐड कर दिया जाता है। तो उसका जो इसका
मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप कौन कौन सा है, तो मैन्युफैक्चरिंग का देखिए पहले हम प्रिपरेशन मतलब क्ले को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद उसको मोल्ड करेंगे, यानी कि उसका जो शेप है 1929 उसको उसमें ढालेंगे ठीक। ढालने के बाद फिर थोड़ा सा सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसको जलाएंगे, यानी कि रेडिश कलर जो स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हम ब्रिक को, वो चीज़ उसमें पूरी तरह से आ जाए, इसलिए उसको हम बर्न करेंगे, जलाएंगे ठीक। तो जलाने के बाद इन सब प्रोसेस के बाद जो हमारा ब्रिक मिलेगा ना, वो ब्रिक हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक कहलाएगा। उसमें हम फिर क्लासिफिकेशन करेंगे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास कौन सा ब्रिक है, झामा ब्रिक क्या होता है, फिर ये सब चीज़ें उसमें आपको बताएंगे। झामा ब्रिक, फिर कन्वेंशनल ब्रिक, ये मॉड्यूलर, ये सब ब्रिक है ना, तो उसके बाद ये सब ब्रिकों का चलेगा। जो ब्रिक बहुत लंबा टॉपिक, आप रियलिटी में पढ़िएगा तो उसका क्लासिफिकेशन के बाद भी फिर उसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है ब्रिक का, ये वो बहुत ज़्यादा है ठीक। तो हम इसमें अभी देख लेते हैं, नॉर्मली देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक हेडिंग डालिए, हमने आपको जो समझाया वो चीज़ अभी यहाँ पे लिख देते हैं। द ब्रिक आर मैन्युफैक्चर, द you are manufactured, the bricks are manufactured in flowing फोर स्टेप्स, मतलब 4 स्टेप्स में इसको बनाया जाता है ठीक। स्टेज या स्टेप जो भी बोलिएगा आप। पहला स्टेप इसका क्या है, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। इसमें हम लिख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा इसमें देखिए 2 चीज हम इसमें लिख सकते हैं कि नहीं, रिमूव्ड हार्मफुल कंपोजिशन इसमें हटाएंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे क्ले का। और उसके बाद क्या है, इम्पार्ट, IMAP, इम्पार्ट है सॉरी, इम्पार्ट यूजफुल कंपोजिशन। जो भी रहेगा मतलब जिस कंपोजिशन का कमी रहेगा उसको हम डालेंगे ठीक है। कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं आप उसको। फिर उसका कहते हैं मोल्डिंग ऑफ क्ले है। मोल्डिंग ऑफ क्ले सेकंड टॉपिक हमारे यहाँ पे, सेकंड स्टेज क्या है, तो मोल्डिंग ऑफ क्ले, MOULDING, मोल्डिंग ऑफ क्ले। मोल्डिंग ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है, मोल्डिंग ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है, तो लिखिए टेक या गिव द साइज, गिव्स द साइज कितना, तो 19 इंटू 9 सेंटीमीटर, गिव्स द साइज ठीक। यहाँ पे हमारा थर्ड क्या है, ड्राइंग द ब्रिक, रॉ ब्रिक लिखिएगा, ड्राइंग ऑफ रॉ ब्रिक। रॉ ब्रिक मतलब होता है कि हम जस्ट मॉल करने के बाद जो हमारा गीली मिट्टी के द्वारा बना हुआ जो ब्रिक रहता है ना, मतलब साइड में ढाला हुआ, उसी को रॉ ब्रिक बोलते हैं। वो पका हुआ नहीं रहता है ठीक। इसका हम लोग जनरली क्यों करते हैं, तो रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम ब्रिक, रिमूव फ्रॉम ब्रिक्स का हम लोग जो मॉइस्चर आता है उसको रिमूव करते हैं। चौथा हमारा क्या है, तो चौथा हमारा बर्निंग है, बर्निंग द ब्रिक। बर्निंग द ब्रिक्स ये हमारा क्या था, तो टू गेन प्रॉपर स्ट्रेंथ। ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं, तो टू
ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस जो हमारा ब्रिक था वो प्रॉपर टफ हो जाए, यानी पत्थर के बराबर हो, तभी हम इसको रिप्लेस करके पत्थर की जगह पे यूज करेंगे। तो वही उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग ये सब करते हैं, ठीक। तो यही देखिए इसका ऑर्डर है, ये भी याद करिएगा, ये क्या है, तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, या असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं, द एबव ऑर्डर, मतलब ये जो ऑर्डर है द एबव ऑर्डर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप इसको उतारिए तुरंत, ठीक। हम इसके बाद अभी देखते हैं आगे, आप इसको उतारिए। उतारने के बाद पहले टॉपिक मान लीजिएगा क्या, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले। प्रिपरेशन ऑफ क्ले पहला टॉपिक मान लीजिएगा। हम तब तक लेके आते हैं, आप इसका प्रिपरेशन ऑफ क्ले लेके आते हैं। उसमें देखिए जनरली 5 से 6 प्रकार के स्टेप यूज किए जाते हैं जिसके द्वारा हम क्ले को प्रिपेयर करते हैं। यानी कि पहले देखिए हमारा क्ले है जो हमारे सरफेस है अर्थ का, उस पर कितना गंदगी है तो उसको हटाएंगे, फिर कहाँ तक क्ले को हटाना, फिर क्ले को हटा के उसके नीचे का जो लेयर है मिट्टी, उसमें कौन कौन सा हार्मफुल इंग्रेडिएंट रहेगा, उसको कितना देर बेदरिंग करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, वो सब इसमें स्टेज है। 5 स्टेज 6 स्टेज है इसमें, जनरली 6 से 7 स्टेज है, तो आपको यहाँ पे वो लिखा देंगे। तो इसी प्रकार प्रिपरेशन ऑफ क्ले हमारा जो पहला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। मैं सोच रही मैन्युफैक्चरिंग आज ही क्या आज आपको खत्म कर दे, या तो मैन्युफैक्चरिंग का जो उसमें पग मिल यूज करते हैं ये सब या पहला या दूसरे स्टेप तक खत्म कर दें। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसको अगले वीडियो में बताएंगे, पार्ट ई में बता देंगे आपको। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम उसको लेके आते हैं। चलिए दादा प्रिपरेशन ऑफ क्ले देख लेते हैं। हम यहाँ पे भी लिखे तो कुछ नहीं, लेकिन उसको आपको बता देते हैं पहले प्रिपरेशन में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, वो चीज़ आपको पहले समझाना था, इसलिए हम कुछ नहीं लिख के आए हैं। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए क्या, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले, हेडिंग डालिए क्या, यहाँ ब्रिक क्ले या क्ले कर लीजिए, जो भी क्ले, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी हम लोग ईंटे क्ले बना रहे हैं। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले। देखिए ब्रिक क्ले क्या होता है, प्रिपरेशन यानी कि मिट्टी को तैयार करें, मिट्टी को तैयार करें यानी कि उसमें जो भी हमारा हार्मफुल इंग्रेडिएंट होगा, हार्मफुल इंग्रेडिएंट होगा जो कि हमारे ब्रिक को मतलब खराब करने का काम करेगा, उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक, उसको हटा देंगे हम लोग। और जो भी इंग्रेडिएंट जो हमारा यूजफुल था वो अगर जो कम रहा यानी कि उसका क्वांटिटी कम रहा था, हम उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। और फिर देखिए ब्रिक में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो ब्रिक में ब्रिक बनाना हमको जहाँ से है वहाँ से मिट्टी तो उठाएंगे ना, उस जगह का मिट्टी हम लोग पता करेंगे, कहीं ना कहीं से तो मिट्टी लेके आएंगे, क्योंकि हमको पता है ब्रिक का मेन कंपोनेंट क्या है, तो क्ले है या सिलिका है, यानी कि जो भी इन दोनों में से जो भी मिल जाए तो हम क्ले लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक। तो उस क्ले में क्ले को देखिए हम अर्थ सरफेस से डायरेक्ट उठाएंगे ना तो उसमें बहुत सारा गंदगी रहेगा। मानव जो भी बोलिए, आजकल इंसान हम बोल सकते हैं कि हम भी फैलाते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ फैलाते हैं, बहुत सारे लोग गंदगी फैलाने लग गए। मानव इतना ज़्यादा हो गया, मतलब हो गया है कि वो पृथ्वी के बारे में सोच ही नहीं रहा है, वो पॉल्यूशन पर पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है। यार हमारा भी भविष्य है, आने वाले जनरेशन के बारे में भी सोचिए, प्लीज़ प्रदूषण कम कीजिए, ठीक। तो वही बता रहे कि जो भी ये क्ले है, क्ले में देखिए कुछ परसेंट तक ना हमारा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहता है, यानी कि कितना दूर तक हम इसको खोदते हैं, तो यहाँ तक हम लोग कहाँ तक, तो 200 mm तक इसको खोद के हटा देते हैं। जहाँ से भी हमको सॉइल चाहिए होता है वहाँ से ऊपर का लेयर रहता है जो अर्थ का 200 mm का, उसको खोद के हटाते हैं, यानी कि 20 सेंटीमीटर का जो लेयर रहता है, ठीक, उसको खोद के हटा देते हैं। फिर इस खोदने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो अनसॉइलिंग कहते हैं, अनसॉइलिंग कहते हैं। अनसॉइलिंग के बाद हमारा जो प्रोसेस आता है, यानी कि जो खोद के हटाने का प्रोसेस आता है, खोदने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो डिगिंग करते हैं, यानी कि यहाँ से खोद के हटा लेंगे, ठीक। तो इसके नीचे जो हमारा मिट्टी रहा ना उसको हम लोग अब अपने यूज के लिए लेके जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो डिगिंग कहते हैं। खोद के लिए अपने पर्पस के लिए लेके जा रहे हैं, उसको डिगिंग कहते हैं। उसको जो अनसॉइलिंग कर रहे थे हम लोग उसको वहां से हटा देंगे, डिगिंग करके हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, ताकि जो हमारा एक लेवल है ना वो लेवल में रह सके। ये कितना तक हम इस लेवल को, मतलब जमीन से हाइट से कितना उठाते, तो 60 सेंटीमीटर, मतलब एक लेवल कर देते हैं 60 सेंटीमीटर तक। शायद मीटर था, इस चीज में कंफ्यूजन, लेकिन रुकिए हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म क्लियर कर देंगे। जैसे अभी हमने आपको परसेंटेज का क्लियर किया था वैसे क्लियर कर देंगे। डिगिंग के बाद हम लोग क्लीनिंग करते हैं, यानी कि जो यहाँ मिट्टी खोद के लाए हैं उसमें
ऊपर से हटा तो दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस डिगिंग के बाद जो हम खोद के लेके आए हैं ना, क्या पता उसमें पेबल्स मौजूद रहे, पेबल्स मौजूद रहे, किस प्रकार के ग्रेवल रहे, या कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक रहे अंदर दबा हुआ, तो वो क्लीनिंग करता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्लीनिंग करते हैं, उसके यानी क्लीनिंग करने की कोशिश करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। ठीक, क्लीनिंग करने के बाद हम लोग वहां पे बेदरिंग करते हैं, यानी कि जो मिट्टी हम लोग जमा किया ना उसको आप पूरा जो देखते होंगे आप, कहीं कहीं जहाँ पे आपका भाटा है वहां पे मिट्टी जमा रहता है, वो ऐसे छुटा हुआ रहता है, तो छुटा हुआ रहता है, यानी कि उसको हम बेदरिंग करते हैं। बेदरिंग करते हैं यानी कि जो भी हम यहाँ से खोद के इकट्ठा मतलब उसके ऊपर रख ही रहे हैं ना, तो एक जो ऐसा बनाते हैं हम, तो इसमें कहीं एयर वर्ड्स प्रेजेंट ना रहे, उस एयर वर्ड्स को जब बारिश वारिश आएगा तो उसमें पानी भर जाएगा, तो हमारे क्ले के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि हमको वहाँ पे पानी की जरूरत कम पड़ेगा। तो वही यहाँ पे उस एयर वर्ड्स को हटाने के लिए जब हम उसको छोड़ देते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, तो वेदरिंग कहते हैं, WATHERING, वेदरिंग कहते हैं, या इसी को हम लोग सीजनिंग भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका सीजनिंग है। ठीक, तो वेदरिंग कितने से कितने दिन तक होता है, यानी कि कभी कभी 1 वीक हो सकता है, कभी कभी 6 मंथ भी रह सकता है, ये 6 मंथ भी रह सकता है, 1 to 2 weeks हो सकता है, या 1 to 2 day हो सकता है, या 1 to 6 month, या 1 to 2 month हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक लिमिट, लेकिन मैक्सिमम 6 महीना तक इसको छोड़ दिया जाता है कि इसके अंदर से जो एयर वर्ड्स है ना वो निकल जाए। एयर वर्ड्स निकलेंगे तभी ना हमारा ब्रिक जो होगा, मतलब क्ले अच्छा से मोल्डेड होगा, मोल्डेड अच्छा से होगा, यानी कि ब्रिक अच्छा आएगा जनरली। ये प्रोसेस देखिए सब जगह इस सब को एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। उसका ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग यानी कि जो भी हमारा इसमें जो भी हमारा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो सलीम हमने आपको ट्रिक बताया था उसका, वो अगर उसमें कम है, सलीम उस ट्रिक में जितने भी इंग्रेडिएंट है पांचों, उसमें से कोई एक भी कम है तो उसको ऊपर से हम इसमें स्प्लिट कर देते हैं और आपस में इसको बैंड अप कर देते हैं, मिला देते हैं। बाइंडिंग के बाद हम लोग इसको टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में ही सब आखिरी प्रोसेस क्या होता है, तो इसी में हम लोग मिट्टी को पानी के संपर्क में लाके उसको अच्छा से प्लास्टिक स्टेज में ला देते हैं, यानी कि मोल्डिंग जहां तक हो सके उस स्टेज में लाके छोड़ देते हैं हम लोग। किस स्टेज में, तो प्लास्टिक स्टेज में लाके छोड़ देते हैं, यानी कि वो ढीला ढीला हो जाता है, तो उसमें हम किसी भी साइज और शेप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, करने के लायक बना देते हैं। ठीक, तो यही हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्ले था। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में 6 मतलब जो हमारा था स्टेप वो था। पहला स्टेप क्या था, तो अनसॉइलिंग, यानी कि ऊपर से 20 सेंटीमीटर का हटा देते हैं। फिर डिगिंग, यानी कि नीचे से खोद के जहाँ से हमको लाना है वो खोद लेते हैं। फिर उसमें से पेबल और ग्रेवल रहता है, वो सब जो भी मतलब इंग्रेडिएंट हमको नहीं हटा पाएंगे इसमें अनसॉइलिंग में, तो उसको हम हटा देते हैं। उसको प्रोसेस को क्लीनिंग कहते हैं। क्लीनिंग के बाद हम लोग वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग करने के बाद हम लोग ब्लीडिंग करते हैं, यानी कि हाथ जो भी केमिकल कंपोजिशन जरूरतमंद है उसको स्प्रेड करके मिला देते हैं। फिर उसके बाद टेम्परिंग करते हैं, यानी कि उसको प्लास्टिक स्टेज में ला देते हैं ताकि वो हमारा ब्रिक को आसानी से मोल्डेड हो सके। टेम्परिंग का भी देखिए 2-3 तरीका से होता है। पहले तो एक पग मिल होता है, एक बाय हैंड होता है, बाय एक मशीन होता है। तो हम लोग मशीन वाला जानेंगे। बाय हैंड वाला बहुत पुराना चलन हो गया, वो बहुत कम की बहुत ज्यादा यूज नहीं होता समझिए। तो बाय हैंड में आप देखिए कुम्हार सब यूज अभी करता है। कुम्हार साहब आपने देखा होगा कहीं कुल्हड़ बनते हैं, कुल्हड़ का चाय आपने सुना है ना हाँ वही MBBS चाय वाला बहुत फेमस हो रहा है अभी आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो एक कुल्हड़ जो बनता है ना, तो उसके लिए जो हम मिट्टी तैयार करते हैं उसको हाथ से तैयार करते हैं। ये नहीं कि उसके लिए भी हम मशीन लेंगे तो जितना उसका मिट्टी का बना ही नहीं आएगा उससे ज़्यादा मशीन का खर्चा आ जाएगा। इसलिए वो सब हाथ से ही तैयार करके उसको प्रिपेयर करता है। मटका बनाने वाला ये सब हाथ से ही बनाता है। मिट्टी का जितना भी चीज़ बनता है ना, छोटा चीज़, वो हाथ से बनता है। ब्रिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी एक बार में कितना ब्रिक लाखों ब्रिक बन जाता है, तो उतना हाथ से मिलाएगा तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये बनाया जाता है। हाथ से मिलाया वैसे जगह जाता है जहाँ पे चीप हो, हमारा लेबर बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाता हो, वहाँ पे हाथ से मिलाया जाता है। सॉरी, ब्रिक का ये दिख नहीं रहा था पिछले मतलब अभी थोड़ा पहले, इसलिए हम इसको नीचे लिखे हैं। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले लिख लिया आपने। प्रिपरेशन ऑफ क्ले के बाद ये लिख लीजिएगा, क्ले फॉर ब्रिक इज प्रिपेयर इन फ्लोइंग स्टेज। क्ले फॉर ब्रिक दिख रहा है ना आपको? एक मिनट रुके तो देखने दीजिए। तो हाँ दिख रहा है। क्ले फॉर ब्रिक इज प्रिपेयर क्ले इज ब्रिक फॉर प्रिपेयर इन फ्लोइंग स्टेज। फर्स्ट पहले 6 लिख लिया, उसके बाद 6 का स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। पहला है आपका अनसॉइलिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा होगा यहाँ पे। अनसॉइलिंग पहला आपका क्या है, तो अनसॉइलिंग है। दूसरा आपका क्या है, तो डिगिंग है। दूसरा डिगिंग। तीसरा क्लीनिंग।
तीसरा क्लीनिंग, चौथा वेदरिंग, पांचवा ब्लीडिंग, बियर ई ब्लेंडिंग है, सॉरी ब्लेंडिंग है, ब्लीडिंग नहीं, ब्लीडिंग ब्लीडिंग तब से बोले थे आपको, सॉरी ब्लेंडिंग है। तुम सोता था नहीं जाता तुम, ब्लेंडिंग, फिर टेम्परिंग, ये 6 प्रोसेस, आप 6 प्रोसेस लिखिए, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला आप क्या, तो अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग में हमने आपको समझाया था कि जो भी हम अर्थ सरफेस रहता है, जहाँ से हमको मिट्टी चाहिए होता है, उसके वहाँ अर्थ सरफेस से 20 सेंटीमीटर तक हम नीचे जाते हैं और वहाँ से उस मिट्टी को काट के हटा देते हैं, उस मिट्टी को। तो वही उस मिट्टी को हटाने का प्रोसेस क्या कहता है, तो अनसॉइलिंग कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इम्प्योरिटी रहता है ना, इम्प्योरिटी वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इम्प्योर जो हमारे मटेरियल रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं हार्मफुल जो भी मटेरियल रहेगा, कंपोनेंट जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कि कोई भी चीज़ होगा, तो तुम बहुत ज़्यादा हमको छूटने की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम इतना काट के ही हटा देते हैं, उसको खोद के हटा देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अनसॉइलिंग करना कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग मिट्टी को जनरली यहाँ पे साफ करने का काम भी करते हैं, तो वही है। चलिए लिख लिया आप लोग, इन दिस प्रोसेस, in this process top 20 centimeter top 20 centimeter soil is taken, taken out and thrown, टेकन एंड थ्रोन अवे यानी कि दूर फेंका जाता है वहां से। क्योंकि देखिए जहां तक हमको यूज करना वहां तक में फेंक देंगे तो फिर दोबारा हमको हटाना पड़ेगा। दिस सॉइल इज नॉट यूजफुल फॉर, यहां से नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, दिस सॉइल इज नॉट यूज्ड फुल फॉर preparation of clay. This soil is not useful for preparation of clay because it, उधर वाला दिख रहा है, because yes दिख रहा है आपको, because it consists most of impurities, most of impurities like pebble, organic particle, etc. Impurities like gravel and organic material, etc. ये सब चीज प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अनसॉइलिंग करते हैं। कितना, तो 20 सेंटीमीटर का जो रहता है टॉप से वो हटाते हैं। तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा GL ग्राउंड लेवल, यहाँ से 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिएगा टेकन आउट। तो हम लोग यहाँ से पता चल जा रहा है कि यहाँ से जो 20 सेंटीमीटर का लेयर रहेगा हम लोग मिट्टी का वो हटा लेंगे, ये सॉइल हो जाएगा आपका। सॉइल वाला जना रहा है आपको लिखा हुआ, हाँ सॉइल थोड़ा सा जना ही रहा, तो इतना हम लोग हटा लेते हैं, हम हट जाते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो इसमें नोट डाउन करने लायक मतलब समझाने लायक क्या था, तो इन दिस प्रोसेस टॉप 20 सेंटीमीटर सॉइल, जो भी 20 सेंटीमीटर का अर्थ सरफेस से टॉप का रहता है वो टेकन आउट एंड थ्रो अवे, उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं, ठीक।
दिस सॉइल इज नॉट यूजफुल, ये सॉइल हमारा यूजफुल नहीं रहता फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले के प्रिपरेशन के लिए यूजफुल नहीं रहता। क्यों? बिकॉज इट कंसिस्ट मोस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब जितना भी इम्प्योरिटीज रहता है ज़्यादा ही कंसिस्ट करता है, लाइक पेबल ग्रेवल एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो भी पेबल ग्रेवल और ऑर्गेनिक मैटर जो इंग्रेडिएंट बताया था हार्मफुल, वो सब ये कंसिस्ट करता है, इसलिए हम इसको प्रिपरेशन ऑफ क्ले में यूज नहीं करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहता है, क्या कहलाता है? अनसॉइलिंग कहलाता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसका डिगिंग देखते हैं। और सब नोट डाउन कर लिए होंगे, डिगिंग इसके बाद देख लेते हैं। देखिए डिगिंग प्रोसेस में कुछ नहीं होता, जो हम अनसॉइलिंग से हम जितना मतलब जो लेवल हटाए हैं ना, उस लेवल के बाद जो भी मिट्टी रहेगा उसको हम डिगिंग करके हटा देते हैं और एक स्प्रेड कर देते हैं लेवल में मतलब छीट देते हैं कि हाँ इतना उतना ऊंचा हम कर दिए हैं मिट्टी को, उतना हमारा सफिशियंट होगा, मिट्टी जितना चाहिए तो उतना हम डग आउट कर लिए, यानी कि खोद के निकाल लिए हैं। तो वही बताने के बस काम किया जाता है डिगिंग में, वही होता है डिगिंग प्रोसेस। डिगिंग का मतलब होता है खोदना। आप उसमें डिगिंग और एक्सकेवेशन मेथड पढ़े ही थे किसमें, तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन में हमने पढ़ा था, वो मेथड पहला मेथड था। देखिए क्वेरिंग ऑफ स्टोन जो भी था वीडियो आप देखना चाहते हो तो लेक्चर नंबर 8 जाइए, हमारे प्लेलिस्ट पे वो उपलब्ध है। तो हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या, तो डिगिंग। डिगिंग इसका मतलब हमने आपको बताया था उस समय भी, अभी भी बता देते, इसका मतलब होता है खोदना। डिगिंग में इसमें क्या कहता है हमारा, तो द क्ले इज देन डग आउट फ्रॉम द अनसॉइल्ड ग्राउंड, द क्ले is then dug out, या ऐसे लिखा जाएगा the clay is then after the unsoiling, the clay is then dug out after the unsoiling, after the unsoiling the clay is then dug out from the unsoiled ground, dug out from the मतलब कि जो भी हम 20 सेंटीमीटर के बाद जो भी क्ले था ना उसको बाहर निकाले जा रहे हैं, यानी कि अनसॉइल उतना दूर तक हम काट के हटा दिए हैं, दूर फेंक दिए हैं, तो उसका जो अनसॉइल ग्राउंड बन गया कि नहीं, मतलब वहां से हम लोग इम्प्योरिटीज हटा चुके हैं। तो उसके बाद जो भी हम मतलब मिट्टी खोदेंगे तो उसी को डिगिंग कहते हैं, ग्राउंड। एंड इट इज स्प्रेड ऑन द लेवल सरफेस, ग्राउंड एंड इट इज स्प्रेड and it is spread, sorry spread होता है, spread लिख दिए, spread मतलब क्या होता है, तो छीटना या फैलाना। दिख रहा है, छीटना या फैलाना है, उतना दूर आप समझ चुके होंगे, बोल रहे तो अभी आप लिख चुके होंगे। ऑन द लेवल सरफेस, ऑन द लेवल सरफेस यानी कि जो भी हम मिट्टी को प्रिपेयर करने, मिट्टी को जो मोल्ड करने के लिए हम जो सरफेस तैयार कर रहे हैं उसी के ऊपर इसको छीट दिया जाता है ताकि इसको अच्छा से यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो सके, ऐसे ऐसे करके बना दिया जाता है इसको, बाद जो भी हम मिट्टी यहाँ से निकालते हैं। ठीक, यही हमारा प्रोसेस क्या था, तो डिगिंग था। डिगिंग के बाद हम देखते हैं क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग आप देखिए, इसमें वैसे समझाने लगे क्या था, आफ्टर द अनसोइलिंग करने के बाद हम जो क्ले इज देन डग आउट, यानी कि उसके बाद जो क्ले हम यहाँ से हटाते हैं 20 सेंटीमीटर के बाद हटाते हैं फ्रॉम द अनसॉइल्ड ग्राउंड, इट इज स्प्रेड मतलब अनसॉइल्ड ग्राउंड, वही क्या कहलाता है हमारा, तो डिगिंग कहलाता है। अनसॉइल्ड ग्राउंड इसका लिख लेगा, इज नोन
as is known as digging and it is spread on the level surface। उसका उसका लेवल सरफेस पे उसको छीड़ दिया जाता है। यही हमारा मेन क्या था, तो डिगिंग था। डिगिंग ज़्यादा नहीं है। उसका क्या था, हमारा थर्ड है क्लीनिंग। क्लीनिंग में देखिए हम लोग जनरली जो भी हम डिगिंग करते हैं, यानी कि जो भी हम यहाँ से खोद के जो निकाल रहे हैं उससे, उसमें क्या पता हम उसमें छोटे छोटे पार्टिकल रहे ग्रेवल का, नीचे जितना जाता है तो वहाँ मिलता है ना, तो वही छोटे छोटे पार्टिकल रहे, प्लास्टिक कोई उपलब्ध रहे, या उसका जो भी हो, हमारा किसी प्रकार का कोई चीज़ ग्रेवल रहे, या कोई भी चीज़ कपड़ा का टुकड़ा ही रह जाए, या वहाँ पे पत्थर रह जाए बड़ा सा, या वहाँ पे लोहा रह जाए, किसी प्रकार का इम्प्योरिटीज रह जाए ना, तो उसको हटाने की कोशिश हम जब करते हैं, हटाते हैं हम, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्लीनिंग कहते हैं। ये हमारा तीसरा प्रोसेस हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है, क्या, तो क्लीनिंग। तो लिखिए इसमें, द क्ले ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिगिंग प्रोसेस, द क्ले obtained from digging process, the clay obtained from digging process should be clean। वो क्लीन रहना चाहिए, शुड बी क्लीन, किस किस से, शुड बी क्लीन ऑफ स्टोन, पत्थर से क्लीन रहना चाहिए, पेबल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, पेबल ग्रेवल यानी पेबल ग्रेवल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, इन सब चीज़ों से ETC, इन सब चीज़ों से वो फ्री रहना चाहिए। इन सब चीज़ों से फ्री रहना चाहिए। फ्री यानी कि क्लीन रहना चाहिए, किस किस चीज़, स्टोन से, पेबल से, ग्रेवल से, ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो भी हम डिग आउट करके निकाल रहे हैं उन सब चीज़ों से वो फ्री रहना चाहिए। कौन सा, क्ले। अगर जो इफ ये प्रेजेंट रहता है, अगर जो ये प्रेजेंट रहता है, इफ दिस पार्टिकल if these particles are excess quantity, particles are present in excess quantity, अब मतलब मुक्त रहना चाहिए। एक्सेस क्वांटिटी यहाँ कहने का मतलब है कि आप अब देखिए, अब यहाँ हजार क्ले का पार्टिकल है, उसमें एक सॉइल का हजार क्ले का पार्टिकल है, सॉरी सॉइल बोले, क्ले का पार्टिकल, तो उसमें एक पेबल मौजूद रहेगा, तो आपको उसमें उतना फर्क नहीं पड़ने जाएगा, उसमें दिखेगा नहीं कि हाँ उतना है कितना नहीं है, वो चीज़ आपको नहीं दिखेगा। तो वही कह रहा है, जो उसमें एक से हजार पार्टिकल, 100 पार्टिकल अब स्टोन का, क्ले का, स्टोन का या किसी ग्रेवल पेबल का आ जाएगा, तो आपको दिखने लगेगा, तो वही आप उसको छाट के हटाइएगा। तो ये कह रहे थे, अगर जो ये इफ इन एक्सेस क्वांटिटी, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में रहा, तब द क्ले इज टू बी वॉश एंड क्लीन, द क्ले, रुकिए आपको, द क्ले इज to be wash and स्क्रीन। अभी लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है। वॉश एंड स्क्रीन एंड lump of clay and lumps of clay converted, lump of clay converted into powder form, into powder form,
देखिए अब समझिए, पहले क्या कह रहे, तो जो भी हम डिगिंग प्रोसेस के द्वारा, जो भी हम डिगिंग प्रोसेस के बाद जो हम क्ले ऑब्टेन करते हैं, मतलब डिगिंग प्रोसेस के द्वारा जो हम क्ले ऑब्टेन कर रहे हैं, शुड बी फ्री फ्री या क्लीन ऑफ स्टोन, पेबल, ग्रेवल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। इन सब चीज़ों से वो फ्री रहना चाहिए, इसमें अगर उसमें नहीं प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर जो पार्टिकुलर्स प्रेजेंट, अगर जो प्रेजेंट रहते हैं, तो द क्ले इज टू बी वॉश। देखिए क्लीनिंग करने का दो मेथड है हमारे पास। वॉश यानी कि पहले तो पानी से उसको धो दे, धोने से यानी कि ऐसा धोएंगे ना कि उसमें मिट्टी का जो भी पार्टिकल रहे वो हट जाए, लेकिन स्टोन का पार्टिकल है वो अपने स्थान पे ही बना हुआ रहे। धोएंगे तो उससे हम लोगों को कीचड़ या मट में कीचड़ प्राप्त होगा, या दलदल जैसा कुछ प्राप्त होगा, या स्क्रीनिंग करेंगे, या तो छान के हटाएंगे हम। स्क्रीनिंग आपने सुना देखा ही होगा, बालू का आपने छानते हुए देखा होगा, ऐसे से क्या रहता है, बहुत ज़्यादा पतला पतला रहता है उसमें। तो जो भी पतला 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 रहता है, मतलब छलनी टाइप का रहता है, छलनी आपने देखा ना अपने घर में, वही चीज़ हो गया स्क्रीन। तो उसमें देखिएगा आपकी जो भी छोटा छोटा पार्टिकल रहेगा, क्ले का पार्टिकल छोटा रहेगा, स्टोन का पार्टिकल बड़ा रहेगा, तो क्ले का पार्टिकल पार हो जाएगा, स्टोन का पार्टिकल इसके ऊपर ऐसे रह जाएगा, स्टोन का पार्टिकल इसके ऊपर ऐसे रह जाएगा। तो वही रह जाएगा तो इसको हटा लेंगे हम लोग, तो वही स्क्रीनिंग कहलाएगा। और वॉश आउट में क्या होता है कि वॉश आउट में आपने देखा होगा कोई भी, और आपने देखा है कभी, मतलब आपने देखा क्या होगा, आपने मतलब पढ़ा होगा 10th में कि कोई भी मटेरियल रहता है उसका और, यानी कि उससे जिससे हम लोग धातु निकालते हैं उसके और को हम लोग यहाँ रख देते हैं, बाय ग्रेविटी मेथड निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो भी गंदगी रहता है वो ऐसे रख देते हैं, हम जो भी और निकाले उसमें पानी चला देते हैं, तो गंदगी रहता है वो नीचे चल जाता है, मेटल यहीं के यहीं रह जाता है। तो उसी प्रकार इसमें क्या होगा, तो मिट्टी नीचे चल जाएगा, लेकिन जो भी इंप्योरिटीज होगा वो यहीं के यहीं स्टॉप रह जाएगा, यानी पत्थर उत्थर, तो उसको हटा लेंगे। फोर्स कितना रहेगा, तो बहुत स्लो रहेगा फोर्स, और फोर्स ज़्यादा भी रहेगा तो नीचे चल जाएगा, तो मिट्टी का पार्टिकल आपस में तो घुल जाएगा, लेकिन क्ले स्टोन घुलेगा नहीं, तो वो वहाँ से हटा लिया जाएगा। तो वॉश और स्क्रीन के द्वारा, दो मेथड के द्वारा इसको हटा लिया जाता है। एंड लंप, लंप ऑफ क्ले यानी कि वही कीचड़ या दलदल। आपने आटा साना होगा ना, आटा आपने देखा होगा सानते हो, तो आटा को आखिरी में जब हम फाइनल सान लेते हैं तो देखते हैं आप लोग कैसे वो गुदगुदा सा हो जाता है, तो वही बनना ही लंप कहलाता है। यानी कि मॉइस्चर जब उसमें कंटेंट कर लिया जाता है तो वही लंप कहलाता है, लंप ऑफ क्ले। यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, दलदल ही बोल लीजिए, दलदल मत बोलो सर। लंप ऑफ क्ले इज कन्वर्टेड, जो भी लंप बनेगा उसको हम धूप में डाल के सुखा के फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि उसको हम अगला जो स्टेप हमारा आएगा वेदरिंग, उसमें हम लोग डाल के उसको सीजनिंग, मतलब जो भी करना होगा वो कर लेंगे। ये हमारा क्लीनिंग प्रोसेस था। होप सो आप इसको उतारिए, हम इसको मिटाते हैं। देखिए सब प्रोसेस का होगा तो आपको फिगर भी दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्ले का क्या 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 चीज़ होता है, कि सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मिल जाता तो आपको दिखा देंगे, नहीं मिलेगा तो फिर तो बात ही अलग है। वेदरिंग, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, वेदरिंग चौथा टॉपिक है हमारा। चौथा टॉपिक लिखिए, वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब हमने आपको बताया था जब कंपोनेंट्स पढ़ाए थे कि इसमें जब धूप का, हवा का, ये सब चीज़ का इफेक्ट पड़ता है तो उसी को वेदरिंग करते हैं, लेकिन मिट्टी में उन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ने देते हैं हम, ठीक, पड़ने देते हैं। इसमें लिखिएगा द क्ले इज देन एक्सपोज टू एटमोसफेयर, दिख रहा है आप सबको, लिखिए इसके आगे देखते, द क्ले इज देन एक्सपोज टू द, होप्स आप सबको दिख रहा होगा, एक्सपोज टू द एटमोसफेयर फॉर सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग यानी कि उसको हम वही वाटर ऐड हो तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगा नहीं हमको, बाद में एयर वर्ड्स हट जाएंगे वहाँ से, उसमें ज़्यादा कॉम्पैक्ट करने की भी जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, तो वही फॉर सॉफ्टनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, द पीरियड
ऑफ vary from few big to few फ्यू मंथ, यानी सप्ताह से महीने तक भी हो सकता है। ये हम आपको जो बता रहे थे ना, तो उसमें थोड़ा सा विवादित है, कोई बुक कुछ लिखता है, कोई बुक कुछ लिखता है। तो स्टैंडर्ड बुक रहेगा ना, उसमें डेट नहीं बताएगा वो कितना से कितना दिन, बस उसमें इतना ही बताएगा, फ्यू बुक टू फ्यू मंथ आपको रहना चाहिए। ठीक, फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, यानी कि ज़्यादा हमको ब्रिक चाहिए तब, फॉर लार्ज प्रोजेक्ट द क्ले इज dug out just before monsoon project the clay is dug out from just before the monsoon and it is exposed to weather throughout मतलब होता है कि लगातार, या जितना दिन हमको चाहिए था वो उतना दिन पूरा। ठीक, थ्रू आउट द मानसून, मतलब पूरे मानसून के लिए इसको छोड़ दिया जाता है वेदरिंग होने के लिए। वेदरिंग में हम लोग जनरली क्या करते हैं, तो वेदरिंग में हम लोग करते हैं ना कि जो भी हमारा मतलब क्ले पार्टिकल के बीच में जो भी हमारा वर्ड्स उत्पन्न रहा जिसमें एयर भर गया है उसमें जाके वाटर भर जाए, इसलिए हम वेदरिंग होने के लिए छोड़ देते हैं। वेदरिंग तो होता है द क्ले इज एक्सपोज्ड टू द एटमोसफेयर यानी कि उसमें छोड़ दिया जाता है, खुला कर दिया जाता है, यानी कि कॉन्टेक्ट में रहता है एटमोसफेयर के। फॉर सॉफ्टनिंग होने के लिए, यानी कि उसमें जो भी एयर वर्ड्स है वो हट जाए, वहाँ पे वाटर मौजूद हो जाए, जिससे हमारा क्ले पहले की तुलना में हार्ड की तुलना में सॉफ्ट हो जाए, जिससे हम उसमें पानी कम भी मिलाएं तो हमको काम हो जाए। द पीरियड ऑफ एक्सपोज वेरी फ्रॉम फ्यू वीक टू फ्यू मंथ, कितना रहता है, तो फ्यू वीक से फ्यू मंथ रहता है। ठीक, फॉर लार्ज प्रोजेक्ट मतलब बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्ले जो भी रहता है डग आउट, मतलब किस डिगिंग प्रोसेस में जो हम क्ले को डग आउट कर रहे हैं उसका क्लीन कर रहे हैं, तो वो कब करना चाहिए, तो फॉर फ्रॉम जस्ट बिफोर मतलब ठीक पहले, किससे, तो मानसून से, यानी वर्षा के मौसम से ठीक पहले हमको करना चाहिए, वर्षा के मौसम से ठीक पहले करना चाहिए, मौसम से ठीक पहले करना चाहिए। एंड इट इज एक्सपोज टू वेदर थ्रू आउट द मानसून, मतलब पूरे मानसून में उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है, वेदर में एक्सपोज करके ही छोड़ दिया जाता है, जिससे उसमें पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, वो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो सके जो भी ब्रिक रहेगा। ठीक, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या था हमारा, उसका नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है ब्लेंडिंग, जिसमें हम इंग्रेडिएंट जो भी हमारा कम रहा ब्रिक में, मतलब चेक कर लेते हैं कि क्ले में, उस क्ले में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है, कौन कौन सा नहीं है, और जो कोई इंग्रेडिएंट कम रहा तो उसको हम बढ़ा देते हैं, अपने ऊपर से स्प्रेड करके उसको बढ़ा देते हैं। फिफ्थ क्या है, तो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग, सॉरी इसको ब्लीडिंग कह रहे थे हम लोग, ब्लेंडिंग है। ब्लीडिंग एक अलग प्रोसेस है, वो आप कंक्रीट पढ़िएगा ना तब उसमें आपको ब्लीडिंग समझ में आएगा। ब्लीडिंग कब होता है, तो जब हम किसी भी चीज़ को ढाल देते हैं, तो आपने देखा होगा ढालने के बाद हम ऐसे करके ठोक के हटाते हैं तो उसके ऊपर पानी आ जाता है कि नहीं आ जाता है, ठोकते हैं तो पानी आ जाता है ना, तो उसी पानी के निकलने के प्रोसेस को ही ब्लीडिंग कहते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है, तो उसमें मतलब जो भी होता है गिट्टी अपनी जगह पे सेटल होने लगता है, कॉम्पैक्ट लगने लगता है, यानी कि जो भी वर्ड है उससे हमारा जो वाटर है वो निकलने लगता है, तो वही हो जाता है, निकल के जो बहने लगता है तो उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग मतलब यहाँ पे आपस में मजबूत कड़ी बनाना। इन दिस स्टेप रिक्वायर इंग्रेडिएंट इज एडिड, लिखिए इसमें पहला ही पॉइंट क्या लिखा जा रहा है, तो इन दिस, इसमें लिख लेते तो उसके बाद समझा दे देंगे। इन दिस स्टेप रिक्वायर्ड in
ग्रे एडेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्लेंडिंग indicate initial and intimate and uniform mixing। मतलब जो भी होता है इंडिकेट करता है कि इंटीमेट मतलब अच्छा से हो जाएगा, यूनिफॉर्म यानी एक समान मिक्सिंग हो जाए, उसके लिए जिम्मेदार रहता है। मतलब कि सब जो कंपोजिशन है वो जितना हमको चाहिए था उतना मिल जाए। फिर ब्लेंडिंग मेक द क्ले फिट फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन टेम्परिंग। जो भी हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है टेम्परिंग, उसके लिए फिट कर देता है क्या। तो ब्लेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो ब्लेंडिंग में हमने आपको बताया ब्लेंडिंग में हम लोग जनरली क्या करते हैं, तो ब्लेंडिंग में जो भी हमारा पहले चेक करते हैं तो कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है कि नहीं है। जो इंग्रेडिएंट ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे, कम तो नहीं होगा लेकिन फिर भी उसकी जगह पे जो इंग्रेडिएंट कम रहेगा उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर देंगे। मतलब बढ़ाने के लिए हम लोग अपने आप ही इसमें जो रहेगा ना पाउडर फॉर्म स्प्रेड कर देते हैं, मतलब छीट देते हैं, मिला देते हैं। वही कह रहा है आपका पहला स्टेप। तो इन दिस स्टेप रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट इज एडिड, जो भी कम रहेगा वो रिक्वायर्ड रहेगा तो उसको इंग्रेडिएंट यानी कि जो भी कंपोजिशन था उसको ऐड कर देते हैं। फिर क्या था, ब्लेंडिंग इंडिकेट इंटीमेट एंड यूनिफॉर्म मिक्सिंग, यानी कि अच्छा से और एक समान मिक्सिंग हो सके, यानी कि जो इंग्रेडिएंट हमको जितना चाहिए उस प्रकार ही मिले, वो मिक्सिंग हो सके। तो वो मिक्सिंग हो जाए, वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट यानी कि बताता है। ब्लेंडिंग मेक द क्ले फिट फॉर नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट ऑपरेशन का लेगा NEXT, नेक्स्ट ऑपरेशन या नेक्स्ट स्टेप। टेम्परिंग के लिए उसको फिक्स करता है। टेम्परिंग करने का मतलब यानी इसमें वाटर हम लोग मिला देते हैं। क्ले हम लोग यहाँ तक जो भी था क्ले उसको छाट छूट के क्लीन करके सब कुछ कर दिए हम लोग, उसका यहाँ पे वाटर मिला देते हैं हम लोग। सबसे आखिरी स्टेप रहता है टेम्परिंग। चलिए टेम्परिंग हम लोग लिखते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हट जाते हैं, पॉज कीजिए, उसका नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आइएगा तो लिखिएगा अगला, हम लोग तब तक मिटा देते हैं। देखिए कहीं पे भी कुछ दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हमारे जो नंबर व्हाट्सअप नंबर है 9135317645 उस पर जाके मैसेज कीजिएगा आप लोग। नंबर हम एक बार लिख देते हैं, कौन सा, 9135317645 9135317645। इस पर मैसेज कीजिएगा, किस पे, तो व्हाट्सएप पे। हाँ मतलब जो भी रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा आप। इसको हम मिटा देते हैं। अपना नेक्स्ट प्रोसेस क्या, तो टेम्परिंग देखते हैं। टेम्परिंग हमारा छठा प्रोसेस हुआ, जो आखिरी प्रोसेस है इसका। टेम्परिंग देखते हैं, चलिए। इन द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग द क्ले ब्राउट आउट ए प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस, यानी कि इसमें हम इतना हार्डनेस मतलब ला देते हैं, मतलब जो भी बहुत ज़्यादा। देखिए तो पहले पाउडर फॉर्म में था ना, क्ले पाउडर फॉर्म में ही ना रहता है, ऐसे कीजिएगा तो गिर जाता है। तो उसमें हम पानी मिलाते हैं, उसके बाद हल्का सा हार्ड मतलब प्लास्टिक स्टेट में या हार्डनेस स्टेट में ला देते हैं उतना बार कि हम उसको मोल्ड कर सकें, अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार कर सकें। तो लिखिए, इन द process of tempering the clay
ब्राउट है, BROUGHT, ब्राउट। ब्राउट यानी कि पाना या लाना, जो भी हो जाए। 2A प्रॉपर डिग्री proper degree of hardness, and it is made and it is made fit for operation of molding for the next operation molding of clay. ब्रिक या मोल्डिंग ऑफ ब्रिक कर दीजिएगा। उसके लिए क्या कहते हैं, देखिए इसमें क्या है, तो इन दिस प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग, इस मतलब जो भी इन द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो द क्ले, जो भी क्ले रहता है उसको ब्राउट मतलब उतना तक लाते हैं, द ब्राउट प्रॉपर डिग्री मतलब उस तक लाते हैं, मतलब एक जो लिमिट रहता है उस तक हम हार्ड कर देते हैं, हार्डनेस उसमें डाल देते हैं। एंड इट इज मेड फिट फॉर नेक्स्ट स्टेप, मतलब अगले स्टेप के लिए उसको फिट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट ऑपरेशन मोल्डिंग ऑफ क्ले ब्रिक, मतलब उसको मोल्ड कर सके, यानी कि उसको आकार प्रदान कर सके, हम उतना उसमें प्लास्टिसिटी या हार्डनेस ला देते हैं। ठीक, तब उसका क्या बात क्या, तो द वाटर इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज एड टू क्ले एंड होल मास इज प्रेस्ड एंड फिट ऑफ ह्यूमन एंड केटल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the water in required quantity is added to clay एंड होल मतलब पूरा हो जाएगा। होल मास इज प्रेस्ड एंड फिट and kettle. CATT केटल्स, यानी कि इसमें जो भी रहता है हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वाटर मिला देते हैं और उसका जो होल मास रहता है उसको हम प्रेस कर देते हैं और फिट कर देते हैं ह्यूमंस के लिए, ताकि उसको हम ढाल सके, मतलब जितना क्वांटिटी में आदमी उसको ढालने के लिए सक्षम होगा उतना ही मात्रा में हम इसको पानी मिला के उसको कितना तो प्रेस कर देते हैं और फिट बना देते हैं ह्यूमन के लिए और केटल्स के लिए, यानी कि जो भी हम मशीन यूज करें उसके लिए। एड इट एंड होल मास, जितना भी वाटर रिक्वायर्ड रहता है हम उतना ऐड कर देते हैं और प्रेस करके, ताकि उसको हम जो शेप देना चाह रहे हैं वो शेप में ला सके, प्रेस करके उतना बार हम इसको तैयार कर देते हैं। प्रेस एंड फिट फॉर ह्यूमन एंड केटल, उसके लिए फिट कर देते हैं। टेम्परिंग इज जनरली डन इन पर मिल एंड इट इज ऑपरेटेड आइदर मैकेनिकली और विद द हेल्प ऑफ एनिमल। देखिए पहले एलिमेंट, अब पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि एक यहाँ पे सेंटर में कुछ ओखली सा रहता था, यहाँ पे ऐसे कर दिया जाता था और यहाँ पे बेल लगा दिया जाता था, बेल लगा दिया जाता था और इस बेल ये जब चारों तरफ ऐसे घूमता था तो ये भी घूमते रहता था और एक आदमी यहाँ पे रहता था, उसमें पानी डालते रहता था, मिलाते हुए रहता था, जिससे यहाँ पे मिट्टी मिल जाता था राउंडेड। उसी के द्वारा हम तेल जैसे पेरते हैं ना सरसों का, पुराने जमाने में पेरते थे, मतलब निकालते थे, सॉरी पेरते थे बोल रहे हैं निकालते थे, बिहारी हैं तो समझ ही गए होंगे पेरना आपकी होता है, तो निकालते थे। तो वही उसी प्रकार हम इसमें मिट्टी भी मिलाते हैं एनिमल के द्वारा। तो वो तो हो गया बाय एनिमल। और बाय पग मिल एक मतलब
नया तरीका है जिसके द्वारा हम लोग उसमें क्या करते हैं, तो जो भी हम पाउडर फॉर्म में मिट्टी रहा ना उसको डाल देते हैं, फिर मशीन में पग मिल मशीन में पाउडर फॉर्म में मिट्टी डाल देते हैं, उसमें वाटर मिला देते हैं, जितना हमको चाहिए होता है तो वाटर डाल देते हैं, फिर वो आपस में ही मिल जाते हैं। मिलने के बाद वो हमको फाइनली जो मिला हुआ क्ले रहता है, प्रिपेयर क्ले रहता है, वो हमको दे देता है। अब नेक्स्ट में क्या लिखे, तो टेम्परिंग इज जनरली डन Tamping is generally done in pug mill. In pug mill, and it is operated either pug mill and it is operated यानी कि चलाया जाता है, बनाया मतलब चलाया जाता है। Operated either mechanically or with the help of animal. Operated either machine mechanically मतलब मशीन के द्वारा और with the help of और विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। वही कह रहा है कि टेम्परिंग जो भी होता है हमारा जनरली किसके द्वारा, तो डन होता है पग मिल के द्वारा। पग मिल एक जो हम बताए ना वैसा रहता है स्ट्रक्चर, उसके अंदर मिट्टी और पानी डाल के उसको मिला दिया जाता है, तो उसको पग मिल कहते हैं। एंड इट इज और जनरली उसके द्वारा जनरल होता है। एंड इट इज ऑपरेटेड और जो वो चलाया जाता है, ऑपरेटेड मतलब संचालन होता है, चालन या चलाया जाता है आइदर आइदर यानी कि इन दोनों की सहायता से, दोनों में से कोई एक, या तो मैकेनिकली होगा या तो विद द हेल्प ऑफ एनिमल। एनिमल में जनरली गाय होता है, बफेलो होता है, इन सब के द्वारा चलाया जाता है। और ऑक्स यानी कि बैल के द्वारा भी। द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग द क्ले विथ वाटर इज नोन एज पगिंग। देखिए आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, मतलब कुछ ऐसा दे देता है, उसके बाद पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है, उसको क्या कहते हैं। कोई भी डेफिनेशन देने के बाद पूछता है ना कि किसका डेफिनेशन है, तो ये बता देते हैं कि एक छोटा सा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग मतलब कहते तो मिलाना या चूरना, मिलाना। द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग मिलाना, द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग द क्ले with water is known as pugging। पगिंग करना कहते हैं कि जब हम मिलाते हैं वाटर को और किसको, क्ले को एक दूसरे के साथ, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो पगिंग कहलाता है वो प्रोसेस। देखिए इसमें क्या कहता है, तो इसमें हमने क्या देखा, तो जो भी टेम्परिंग ऑपरेशन रहता है वो एक सफिशिएंट डिग्री तक मिट्टी को तैयार कर देता है ताकि हम उसको फिट बना सकें, किसके लिए, तो मोल्डिंग के लिए फिट बना सके, उतना तक मतलब सफिशिएंट डिग्री तक हार्ड कर देता है मिट्टी को, तो टेम्परिंग प्रोसेस में हार्ड कर दिया जाता है। और फिर वाटर जितना रिक्वायर्ड रहता है हम टेम्परिंग प्रोसेस में उतना ऐड करते हैं, तो जो अभी हॉल मास रहता है उसको प्रेस करके फिट बनाते हैं ह्यूमन और कैटल्स के लिए। फिर टेम्परिंग जनरल किसके द्वारा, तो पग मिल के द्वारा होता है। और इट इज ऑपरेटेड किसके द्वारा संचालित होता है, ऑपरेटेड संचालन करना संचालित होता है आइदर मैकेनिकली यानी कि मशीन से भी हो सकता है और विद द हेल्प ऑफ एनिमल के द्वारा भी हो सकता है। जो भी प्रोसेस रहेगा ग्राइंडिंग यानी कि मिलाने का, किसको, क्ले विथ वाटर, इज नोन एज पगिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तब तक आप इसको उतारिए। अभी नेक्स्ट देखिए क्या देखेंगे नेक्स्ट हम, तो नेक्स्ट में हमको एक नया वर्ड मिला है यहाँ पे, पग मिल के बारे में जानते हैं कि पग मिल होता क्या है, उसका फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक, आप इसको उतारिए, हम अभी उसको लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, पग मिल बताने से पहले हम आपको उसका फिगर दिखा देना चाहते हैं। तो फिगर देखिए इस प्रकार है,
आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा तो हम स्क्रीन पे भी चला देंगे थोड़ा सा फिगर, थोड़ी देर लगी, लेकिन ये फिगर है इसका किसका, पग मिल का, इसका फिगर है ये, तो पग मिल का। फिगर ऑफ पग मिल, फिगर ऑफ पग मिल। देखिए इसमें हम बता देते हैं कि किसका क्या क्या चीज प्रोसेस होता है, उसका लिख देंगे। पहले हमारे ऊपर एक लॉन्ग आर्म है, ये जो बना हुआ ना ये आर्म कहलाता है, लॉन्ग आर्म। इसमें एक डिवाइस लगा रहता है, उसकी सहायता से ये घूमता है, इसकी सहायता से ये हमारा जो वर्टिकल राफ्ट है ये भी घूमता है। क्या, तो वर्टिकल राफ्ट घूमता है, और इस वर्टिकल राफ्ट घूमने के कारण हॉरिजॉन्टल राफ्ट भी जो आर्म रहता है वो भी घूमता है, यानी कि ये इससे कनेक्टेड रहता है और वर्टिकल आर्म इससे कनेक्टेड रहता है, जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर या स्टीम इंजन या बाय काउ या बुल, मतलब उनकी सहायता से चल सकता है, ये किसी की सहायता से चल सकता है, लेकिन वो तो ऑल रेटेड हो गया, इसलिए हम लोग जनरली भाप या इलेक्ट्रिकल मोटर का ही यूज कर लेते हैं, रोटर का यूज कर लेते हैं, जिसके कारण वर्टिकल शाफ्ट घूमता है। वर्टिकल शाफ्ट घूमने से ये हॉरिजॉन्टल जो भी रहता है, हॉरिजॉन्टल आर्म वो घूमता है। हॉरिजॉन्टल आर्म के बाद आर्म में देखिए छोटा छोटा उभरा हुआ भाग है, उसको नाइफ बोलते हैं। नाइफ यानी कि जो चाकू जैसा रहता है ना, वही तो धारदार रहता है, जिसके कारण क्ले और वाटर रहता है वो आपस में से टकराते रहते, जिसके कारण वो मिक्स हो जाता है, अच्छा से गुथ जाता है, फेटा जाता है उसको बोलिए, ठीक। इसमें क्या है, तो क्ले ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक, क्ले प्लस वाटर। ये जो ट्यूब रहता है वो किसका बना हुआ रहता है, तो आयरन का ट्यूब बना हुआ रहता है। ये देखिए ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर रहता है, ग्राउंड लेवल से कुछ नीचे रहता है, 60 से 80 सेंटीमीटर ग्राउंड से नीचे रहता है, ये लगभग 1 मीटर के ग्राउंड से नीचे ये रहता है, ठीक, ग्राउंड से नीचे रहता है, जिसमें टिम्बर का बेस इसके नीचे प्रोवाइड रहता है, और इतना दूर जो भी रहता है ये शटर के रूप में रहता है। देखिए जब ये प्रोसेस चालू होगा ना तो ये मिल आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस जब खत्म होता है तो इसको ओपन कर देते हैं, जो भी यहाँ पे ये रैंप लगाते हैं हम, ताकि जो पग देने के अच्छे से मिला हुआ जो रहता है क्ले वो हमको प्राप्त हो जाए, और उसको कहाँ यूज कर सके, नेक्स्ट ऑपरेशन इसमें तो मोल्डिंग में यूज कर सके। टिम्बर बेस दिया हुआ रहता है इसमें पर, और यहाँ पे एक ये हॉल छूटा हुआ रहता है, ठीक, मतलब हॉल रहता है, उसको कट करके हटा लेते हैं नाइफ। ये सब देखिए यही सब हमारा था। इसको देखिए थोड़ा थोड़ा हमने बता दिया कि हॉरिजॉन्टल आर्म क्या है, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब इसके बाद हम पग मिल देखते हैं। पग मिल के बाद जो हमारा मोल्डिंग प्रोसेस है, मतलब मोल्डिंग प्रोसेस है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट डी हमारा यहीं पे खत्म करेंगे हम। अब देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिला, प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, खुद भी देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए हमें कि हाँ सर ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। आज हम जो अपना वीडियो चढ़ाएंगे ना ये वाला, तो यही आपका मतलब मेन शीर्षक पे रहेगा, पग मिल, व्हाट इज पग मिल, पग मिल क्या होता है, उसका फिगर देखिए, समझिए क्या क्या है, ठीक। आप इसको उतारिए, उसका पग मिल लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे वीडियो एक खत्म कर देंगे। उतारिए। चलिए दोस्तों पग मिल के बारे में जान लेते हैं। पग मिल को जो हम इससे फिगर हमने लास्ट में बताया था, फिगर से पहले जो इसका फिगर हमने बताया था अभी यहाँ पे बना के, उससे पहले हमने बताया था कि पग मिल के द्वारा हम टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग करने का एक ही मेथड होता है, पग मिल या एनिमल के द्वारा रहे, या इलेक्ट्रिकली या किसी भी चीज से वो मतलब मैकेनिकली हो सके, वो ऑपरेटेड हो, ठीक। तो इसमें मिट्टी जो रहता है फाइनली इसमें वाटर और क्ले को मिला के, क्ले के पाउडर को मिला के इसमें तैयार कर लिया जाता है मिट्टी को, किसके, तो मोल्ड कर सके उसके लिए हम तैयार कर लेते हैं। टेम्परिंग में सफिशिएंट हार्डनेस दे देते हैं हम क्ले में। तो अब देखिए जो हमने आपको फिगर बताया था, फिगर में हमने आपको समझाया था कि किसका क्या थोड़ा बहुत फंक्शन होता है वो बताया था। अब यहाँ पे पग मिल जान लेते हैं, पग मिल का प्रोसेस जान लेते हैं, यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा। और ऑपरेशन कौन सा, पहला ऑपरेशन ब्रिक का खत्म हो जाएगा, कौन, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले जो होगा, जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा यहीं पे। और ये वीडियो भी पार्ट डी भी खत्म हो जाएगा। पार्ट ई में जो होगा हम देखेंगे मोल्डिंग ऑफ क्ले। मोल्डिंग ऑफ क्ले में डिफरेंट कौन कौन से मोल्डिंग का प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। उसमें हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग आता है। हैंड मोल्डिंग फिर 2 भाग में बढ़ता है, मशीन मोल्डिंग भी 2 भाग में बढ़ता है। तो पूरा मोल्डिंग उसी में चला जाएगा, 20-25 मिनट से भी ऊपर का लेक्चर उसमें बनेगा, मजा आएगा वो भी पढ़ने में, आपको ये भी पढ़ने में मजा ही आ रहा होगा। हाँ तो प्लीज हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं। पग मिल क्या है, तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बनाने के लिए गुड ब्रिक ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर जो हमको अच्छा ब्रिक चाहिए, तो द टेम्परिंग जो प्रोसेस होता है इज यूजुअली डन इन द पग मिल। पग मिल के अंदर उसको मतलब किया जाता है। टेम्परिंग का मतलब होता है मिलाना, लाना, ठीक। एक टिपिकल पग मिल मतलब एक अच्छा पग मिल रहता है वो कैपेबल फॉर टेम्परिंग सफिशिएंट ब्रिक अर्थ, मतलब जो भी मिट्टी रहेगा वो कितना होना चाहिए, तो डेली आउटपुट अबाउट 15,000 से 20,000 ब्रिक। यानी कि जो अच्छा पग मिल रहेगा ना सफिशिएंट मात्रा में, वो 15,000 से 20,000 ब्रिक बन सके, उतना मिट्टी को एक बार में मतलब कैपेबल रहेगा कि टेम्परिंग सफिशिएंट ब्रिक फॉर डेली उतना कैपेबल रहता है कि उतना मिट्टी को मिला दे, वो कितना 15 से 20,000 ब्रिक के मिट्टी को मिला दे। समझ रहे कितना बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या क्या है, तो क्ले विथ वाटर प्लेस्ड इन पग मिल, किसके साथ, तो वाटर के साथ क्ले को पग मिल में रख दिया जाता है फ्रॉम द टॉप, उसके टॉप में जो आपको दिखाया था हम उसका टॉप, व्हेन द वर्टिकल शाफ्ट जो हमने आपको फिगर में दिखाया था, वर्टिकल शाफ्ट इज रोटेटेड, देखिए वैसे घूमेगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल पेयर, मतलब इलेक्ट्रिकली स्टीम यानी कि भाप के द्वारा, डीजल के द्वारा, और टर्न्ड बाय पेयर ऑफ ऑक्स एंड बुल, मतलब एनिमल के द्वारा।
एनिमल के द्वारा, लेकिन इसका हम लोग यूज अब जनरली नहीं करते। बाय पेयर ऑफ काउ ये सब यूज नहीं किया जाता है, ठीक। अब डीजल तक ही आ जाता है। क्ले इज थ्रोली मतलब अच्छा से मिक्सड अप बाय द एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल आर्म। हॉरिजॉन्टल आर्म जो हमने आपको दिखा दिया, वर्टिकल शाफ्ट था, यहाँ पे एक ऐसे जुड़ा हुआ था, वही उसी में हॉरिजॉन्टल आर्म था, उसके द्वारा ही मिक्स हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए व्हेन क्ले हैज बीन सफिशिएंट पग्ड, मतलब अच्छा से पग्ड हो जाएगा तो होल एट बॉटम ऑफ ट्यूब के जो नीचे में होल रहता है इज ओपन, उसको ओपन कर देते हैं और वहां से मिट्टी निकाल लेते हैं। द पग्ड अर्थ, जो भी मतलब मिला हुआ मिट्टी रहेगा, पग्ड अर्थ इज टेकन आउट फ्रॉम रैम्प के ऊपर, मतलब एक प्लेट सा रहता है, उसके ऊपर टेकन आउट कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग, मतलब जो हमारा अगला ऑपरेशन है मोल्डिंग, उसके लिए वहां से निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, ठीक। और हाँ, हमारा जो एक पहले टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ क्ले ब्रिक का, ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी खत्म होता है। तो प्लीज़ आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को ऐसे इसी प्रकार देखते रहें, प्यार देते रहें हमें। थैंक यू। की वॉच टीच वेल इन बिहार।